मानेसर उनकी लाइफ में क्यों आया, इस पर प्रश्न हमेशा रहेगा। सीपी जोशी की भूमिका भी थी, मोहन प्रकाश की भूमिका भी थी, डॉक्टर चंद्रभान की भूमिका थी, दूसरे जो बड़े नेता थे उन सब की भूमिका रही, भौर जितेंद्र सिंह की भी भूमिका थी। तो सब जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति जिस तरीके से अशोक गहलोत कर सकते हैं, सचिन पायलट नए थे, अनुभव नहीं था, इस चीज में सचिन पायलट मात खा गए। आपकी जब बड़े नेताओं से बातचीत होती है तो क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी, या जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को साइड में लगा के रखा हुआ है, सचिन पायलट सिर्फ तमाशा भर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, क्या ऐसा ही रहने जा रहा है या फिर कुछ तब्दीलियां होंगी सचिन पायलट के फेवर में? सचिन पायलट जब मानेसर दौरे पर थे उस दौरान बीजेपी से कोई साठ गांठ का कोई हिस्सा किस्सा था क्या उनका? क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह के संबंध भी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और सोनिया गांधी जी से बड़े नजदीकी हैं, गांव की भाषा में कहें तो चूल्हे तक जड़ है भंवर जितेंद्र की गांधी परिवार से, क्या अब की बार भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? आगे मेरा मन ज़्यादा नहीं रहेगा, नौजवानों के लिए रास्ता खुला है, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे। एक संदर्भ का पता लगा आप बातचीत में कि आपके एक मित्र थे, अंतिम समय में आपकी दोस्ती की चर्चाएं चारों तरफ थी, गायें बगाहें थी, अंतिम समय में वो आदमी आपको फोन करता रह गया और आप उनसे मिलने नहीं गए। वो जीवन के अंतिम दौर में थे और लगातार आपसे मिलने की इच्छाएं जता रहे थे, फोन भी किया आपको, मैसेज भी करवाए, कई लोगों को भेजा भी आपके पास में, लेकिन आप उनसे मिल नहीं जा पाए। क्या कारण था वो, और कौन वो नेताजी थे जिनसे आपकी दोस्ती इस तरीके से अंतिम दौर में, जीवन के अंतिम दौर में आप उनसे इतने नाराज रहे कि नहीं मिल पाए उनसे? वो जो दोस्ती थी वो एक मुलाकात को तरसती रह गई। इस बीच एक बात और बता देता हूँ कि अलवर जिले का इतिहास रहा है कि जो भी मंत्री चुनाव लड़ा है, चाहे वो बीजेपी से रहा हो चाहे वो कांग्रेस से, हमेशा चुनाव हारे हैं, कभी जीत नहीं पाए। क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं? उस कमेटी के सदस्य थे, सचिव थे, उस समय एक एपिसोड हुआ था मानेसर, क्या परिस्थितियां थी वो, और क्यों सचिन पायलट को इस तरीके से मानेसर जाके रुकना पड़ा विधायकों के साथ में? क्या परिस्थितियां रही होंगी वो? सचिन पायलट साहब बहुत सुलझे हुए नेता रहे और उनके लंबा एसोसिएशन मेरा उनके साथ काम करने का रहा। 7 साल मैंने उनके साथ काम किया, मुझे झुंझुनू जिले का प्रभारी उन्होंने बनाया। और सबसे खास बात उनकी रही, जो उनके साथ मैंने काम किया, ब्लाइंड फेथ करते थे। जैसे मैंने जिला परिषद की टिकटें बांटी, नगर पालिका की टिकटें बांटी, तो जो मैंने उनसे डिस्कशन किया उन्होंने हमेशा उनको फॉलो किया और उस बात का अनुमोदन किया। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और कांग्रेस पार्टी में वो उस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक थे। और विधायक दल की जो बैठक हुई, जो विधायक दल की बैठक में मैं तो नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ें सामने आई उसमें लोगों के नेताओं के माध्यम से और वैसे कि अशोक गहलोत के पक्ष में विधायक लोगों ने मतदान किया। इससे पायलट साहब थोड़े से अंदर खाने नाखुश हुए और वो मुख्यमंत्री, चूँकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो अपने आप को स्वतः ही मुख्यमंत्री पद का प्रबलतम दावेदार मान रहे थे और जनता के अंदर भी ये चीज़ें गई, अभी मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। लेकिन इनके अंदर उनको माननीय पायलट साहब को डिप्टी सीएम का पद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद भी उनके पास रखा। ये चीज़ मुझे भी आज भी बड़ी अटपटी लगती है कि कांग्रेस के इतिहास में सचिन पायलट जैसा समझदार, जुझारू नेता और बहुत सूझबूझ वाला नेता इस तरह की गलती कर जाए। उनके जीवन में लंबे समय तक भी ये चीज़ हमेशा चर्चित रहेगी कि पायलट साहब जैसा सुलझा हुआ आदमी मानेसर उनकी लाइफ में क्यों आया, इस पर प्रश्न हमेशा रहेगा। और मुझे इस बात का मैं हमेशा चर्चा करता रहा हूँ कि घर का मुखिया थे, कभी भी कोई घर का मुखिया को इस तरह से जाते हुए नहीं देखा। ये महत्वपूर्ण बात है। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व, चाहे सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, उनके सबसे विश्वास के नेता सचिन पायलट रहे हैं। उन पे पूरा ब्लाइंड उनका विश्वास रहा है और भविष्य की लीडरशिप भी सचिन पायलट में प्रदेश कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व देखता रहा है। नहीं, आप सीधे मुद्दे की बात ये बताइए कि वो जो एपिसोड हुआ
वो किन परिस्थितियों में हुआ और कितना वो ठीक था सचिन पायलट का करना? क्या वो इतना ज़रूरी था क्या सचिन पायलट को कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल जो था, वो फूँक दिया सचिन पायलट ने? क्या परिस्थितियाँ थी वो? आपकी लाइन में अगर हम बात करें कि घर के मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो किया परिस्थितियां तो वो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि उनको मानेसर जाना पड़े जो हमारी जानकारी में है। और कुछ समय इंतजार करते, वेट करना चाहिए था। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम थे, चीज़ें अकॉर्डिंग थी, उनके अनुसार फैसले भी हो रहे थे, लेकिन मानेसर एपिसोड नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट की वजह से ही सरकार बनी थी? 2018 के विधानसभा चुनाव जीतकर जब कांग्रेस पार्टी आई, 99 सीटें थी। तो क्या आपको लगता है कि उसमें सचिन पायलट का इतना बड़ा रोल था कि सचिन पायलट ही अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे? नहीं, सचिन पायलट ऐसा मानते हैं और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो सब ऐसा मानते हैं, और मीडिया के जरिए बार बार ये सब चीज़ें कही जाती है कि सचिन पायलट की बदौलत ही सरकार बनी, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति के अनुसार कभी कुछ नहीं होता है। इसमें अशोक गहलोत की भूमिका भी थी, सीपी जोशी की भूमिका भी थी, मोहन प्रकाश की भूमिका भी थी, डॉक्टर चंद्रभान की भूमिका थी, दूसरे जो बड़े नेता थे उन सब की भूमिका रही, भौर जितेंद्र सिंह की भी भूमिका थी। तो सब मिलकर सामूहिक रूप से, जिस प्रकार से आज कर्नाटक के अंदर सामूहिक रूप से सब लोगों ने चुनाव लड़ा, उसी प्रकार से उस समय एक बस भरकर सब बड़े नेताओं की जाती थी, सामूहिक रूप से सबका प्रयास था। उन सब की बदौलत ये कांग्रेस पार्टी का राज बना। चूंकि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो नेतृत्व तो सचिन पायलट जी का रहा। अशोक गहलोत चाहते नहीं थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, और विधायक चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन दबाव था अशोक गहलोत का, क्योंकि जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति जिस तरीके से अशोक गहलोत कर सकते हैं, सचिन पायलट नए थे, अनुभव नहीं था। इस चीज़ में सचिन पायलट मात खा गए। देखिए, जो दबी जुबान से कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसमें बहुमत अशोक गहलोत के पक्ष में गया बताते हैं। क्योंकि मैं तो कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन जो नेताओं के द्वारा बातचीत के जरिए बात आती है, उसमें असेंबली के जो नर निर्वाचित मेंबर साहिबान थे, उन सब ने बहुमत अशोक गहलोत के पक्ष में दिया, और उसके बाद सेकेंड लीडरशिप माननीय सचिन पायलट के पक्ष में दी। और केंद्रीय नेतृत्व ने तब अशोक गहलोत के पक्ष में, राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूरे देश को संदेश दिया, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। ये राहुल गांधी के ट्वीट ने, जो केंद्रीय एजेंसी का ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया था। राजस्थान में जब भी बात होती है कांग्रेस की, आजकल एक नया दौर चला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के बिना नहीं चल सकती, कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के बिना नहीं चल सकती। कितनी सच्चाई है इस बात में कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही मुखिया रहेंगे कांग्रेस के? क्योंकि सचिन पायलट के साथ में भीड़ है, नो डाउट, वो दिखाई भी देती है हमेशा। और अशोक गहलोत, फिर मैं कहूँगा कि जोड़ तोड़ करके विधायकों को अपने पक्ष में रखते हैं। उनको एक कुशल राजनेता माना जाता है, और सचिन पायलट को जननेता माना जाता है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में हमेशा इन्हीं को अपना नेता मानती रहेगी, या फिर कोई नई लीडरशिप भी देखने को मिलेगी राजस्थान में? निसंदेह अशोक गहलोत के पास एक लंबा अनुभव है, और सचिन पायलट साहब के पास जोश है, और अनुभव और जोश दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए और भविष्य की लीडरशिप पर नया नेतृत्व भी उभारना चाहिए। अशोक गहलोत जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के अंदर लंबे पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे, एक लंबा समय हो गया। तो विकल्प के रूप में कांग्रेस को नया नेतृत्व उभारना चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर अभी राजस्थान में बहुत युवा नेता भी हैं जो भविष्य के बड़े नेता साबित हो सकते हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को उन लोगों को आगे लाकर राजनीति करवानी चाहिए। और इस संदर्भ में सचिन पायलट के अंदर जो जोश है और भविष्य की मजबूत लीडरशिप सचिन पायलट है। और जहाँ तक जो आपका प्रश्न है कि दोनों, निसंदेह अभी जो जनता के बीच में दोनों की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है। और तीसरे जो लोग हैं जो नया नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों की ज़रूरत है। सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ा, सबको साथ लेके चलती रही है। और जो जातीय व्यवस्था इस देश राज्य में है, उन जातीय व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए, सबका साथ लेने के लिए कांग्रेस को हर जात बिरादरी के जो लोग हैं
जो मजबूती कांग्रेस को सहारा देते हैं। दलित वर्ग इसमें अंदर सबसे बड़ा वर्ग है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिनके उत्थान के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल भी और मूवमेंट के जरिए भी, अगर आज मुख्य धारा में दलित वर्ग खड़ा है तो इसको मजबूत देने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि सबका साथ लेकर, सभी जातियों को लेकर और आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी जब बड़े नेताओं से बातचीत होती है तो क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी, या जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को साइड में लगा के रखा हुआ है, सचिन पायलट सिर्फ तमाशा भर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, क्या ऐसा ही रहने जा रहा है या फिर कुछ तब्दीलियां होंगी सचिन पायलट के फेवर में? सचिन पायलट साहब तमाशा देखने वाले नेता नहीं है, या तमाशा के मूक दर्शक भी नहीं रहेंगे। जहाँ तक जो नेताओं के जरिए जानकारी मिल रही है, उनको बड़ी जिम्मेदारी रिसेंट 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मिलने जा रही है। कुछ पदों का ऑफर जो अखबार मीडिया के माध्यम से पता चलता है, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर भी उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या सचिन पायलट जब मानेसर दौरे पर थे उस दौरान बीजेपी से कोई साठ-गांठ का कोई किस्सा था क्या उनका? ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर थी उस समय, और जो 2 महीने पर पूरी कांग्रेस पार्टी होटलों के अंदर रही, और उस समय कोविड का प्रभाव धीरे धीरे देखने को उसके बाद में आया, और 2 महीने में कांग्रेस होटलों से ही चल रही थी, और हर नागरिक और हर कांग्रेस कार्यकर्ता ये सोचने पे मजबूर हो रहा था क्या होगा, क्या होगा। और जहाँ तक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबरें बराबर बराबर लगातार आ रही थी, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सचिन पायलट साहब के साथ थे उस मूवमेंट के अंदर, उन सभी ने इस बात को कहा कि हमारा गहलोत साहब से तो विरोध हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से विरोध नहीं है, और हम सब कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय ये फैसला हुआ कि हम अपना विरोध हाईकमान के समक्ष जताकर मैडम सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी को हम अपनी समस्याएं बताते हैं, और घर वापसी में वापस कांग्रेस में रहकर विरोध करेंगे। तो वो उसमें एपिसोड का कोई पुष्ट समाचार ऐसा नहीं मिल पाया, खाली प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहों का दौर चल रहा था। कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के जरिए उस पैसे का लेन देन भी हो रहा है, लेकिन इन सब बातों का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिन पर हम ऑथेंटिक रूप से कह सकें कि ऐसा सब कुछ हुआ था। लेकिन सभी लोग पुनः लौटकर कांग्रेस में आ गए, और अशोक गहलोत ने भी, जो मुख्यमंत्री तब भी थे, आज भी हैं, उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को विसार कर नए सिरे से हम मजबूती से दोनों मिलकर, सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आएंगे। अब क्या विकल्प के तौर पर अलवर जिला भंवर जितेंद्र सिंह को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रूप में मान सकता है? क्योंकि झगड़ा जब एक बार राजनीति में होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको पाट पाना, उसकी सुलह कर पाना। क्या आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह के संबंध भी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से और सोनिया गांधी जी से बड़े नज़दीकी हैं, गांव की भाषा में कहें तो चूल्हे तक जड़ है भंवर जितेंद्र की गांधी परिवार से, ऐसे ही सचिन पायलट से भी है। सचिन पायलट का भी ऐसा ही संबंध गांधी परिवार से है। आपको क्या लगता है कि अगर ये झगड़ा नहीं सुलझता है 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में, कांग्रेस इस स्थिति में रही कि सरकार बनाए, तो क्या भंवर जितेंद्र सिंह भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का? भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट हम उम्र नेता हैं, और जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, निसंदेह आपने जो बात की चूल्हे में जड़, इसमें कोई संदेह नहीं। भंवर जितेंद्र सिंह की गांधी परिवार से बहुत अधिक नज़दीकियाँ हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, और समय समय पर वो इस चीज़ का एहसास जनता के बीच में करवाते रहे, चाहे उनके चुनाव का प्रचार का टाइम रहा हो, चाहे उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखने का टाइम रहा हो। और अभी रिसेंट उनके परिवार में उनकी पुत्री की शादी थी, तो उस शादी के अंदर दोनों बहन भाई आदरणीय राहुल जी, प्रियंका गांधी ने पूरा समय दिया, और ये प्रदेश की नेतृत्व राजनीति को बताने के लिए बहुत कुछ था, और ये इशारा भर था कि भंवर जितेंद्र सिंह सक्षम और ताकतवर नेता हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भविष्य की जो लीडरशिप है, नौजवान लीडरशिप है, उसमें जितेंद्र सिंह भी एक बड़ा नाम है।
और अलवर की राजनीति में मेंबर पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे और संगठन के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और राजस्थान में राजपूतों की एक बहुत बड़ी ताकत है और दूसरे लोग भी इनके साथ हैं। तो निस्संदेह कि समय के अनुसार अगर सब चलता रहा तो भविष्य में जितेंद्र सिंह भी एक सक्षम और ताकतवर राजस्थान को नेतृत्व देने में सक्षम रहेंगे। आपकी भंवर जितेंद्र सिंह से नज़दीकियाँ हैं और आपका जो राजनीतिक अनुभव रहा है पिछले 40 साल का, लोग ऐसा कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह जब भी कोई फैसला लेते हैं, एक बार आपसे ज़रूर पूछते हैं। हालाँकि अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। क्या अब की बार भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसी कोई मंशा जाहिर की हो या फिर आपसे कहा हो कि पता करो कि मेरे बारे में ज़मीनी स्तर पे क्या स्थितियाँ चल रही है मेरी? भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, अभी ये तो वो फैसला अभी खुद ही कर पाएंगे। नहीं, आपको कभी कोई हिंट दिया हो, आपसे कोई सलाह की हो? जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मुझे पता है, भंवर जितेंद्र सिंह अभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो देश से लेकर अलवर तक वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं। अभी उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर रिसेंट जल्दी ही उनका कोई मन मुझे नज़र नहीं आता। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आने वाले टाइम पर सब कुछ मजबूत होगा तो वो मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान अगर उनको प्रदेश का नेतृत्व सौंपने की तैयारी दिखाई देगा करेगा और उन पर हाईकमान ने दबाव दिया तो असेंबली कैंडिडेट भी हो सकते हैं। वो उस कंडीशन पर जो केंद्रीय नेतृत्व उन पर कहे कि आप चुनाव लड़िए। लोगों में हमेशा चर्चा का एक विषय रहता है अजीत यादव। कितना लंबा अनुभव हो गया कांग्रेस पार्टी में, हालांकि कई पदों पर आप रहे, लेकिन हर नेता की या हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि कोई ना कोई चुनाव लड़े वो जनता में जाकर। आपका क्या मन है कि आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ से आप दावेदारी जता रहे हैं? मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ और उद्देश्य भी चुनाव लड़ने का है। और हाँ, मेरा मन है मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुंडावर के अंदर मैं 20 साल मैंने लंबे समय तक मेजर ओपी यादव के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हर बूथ और हर गांव ढाणी तक मैंने काम किया है। मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मैं टिकट भी मांग रहा हूं और मैं मुंडावर विधानसभा से टिकट लेने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव सबको साथ लेकर लड़ूंगा। और कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को टिकट दिया और मुझे कंसिडर नहीं किया तो मैं जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा। आप बगावत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इंतजार करेंगे अभी आप? नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मेरे पास बगावत का मेरा स्वभाव नहीं रहा। तो अगर नहीं देंगे तो संगठन के माध्यम से काम करेंगे, सेवा करते रहेंगे। चुनाव की दृष्टि से मैं जहां तक मेरा और मेरे परिवार का मत है, ये मेरे लिए अंतिम अवसर है। मैं अब 60 प्लस हो गया तो अगर पार्टी मुझे इस बार कंसिडर करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आगे मेरा मन ज़्यादा नहीं रहेगा। नौजवानों के लिए रास्ता खुला है, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे। एक संदर्भ का पता लगा आप बातचीत में कि आपके एक मित्र थे। अंतिम समय में आपकी दोस्ती की चर्चाएं चारों तरफ थी, गायें बगाहें थी। अंतिम समय में वो आदमी आपको फोन करता रह गया और आप उनसे मिलने नहीं गए। वो जीवन के अंतिम दौर में थे और लगातार आपसे मिलने की इच्छाएं जता रहे थे। फ़ोन भी किया आपको, मैसेज भी करवाए, कई लोगों को भेजा भी आपके पास में, लेकिन आप उनसे मिलने नहीं जा पाए। क्या कारण था वो? और कौन वो नेताजी थे जिनसे आपकी दोस्ती इस तरीके से अंतिम दौर में, जीवन के अंतिम दौर में आप उनसे इतने नाराज़ रहे कि नहीं मिल पाए उनसे? बहुत पुराना आपने दर्द छेड़ दिया। मेजर ओपी यादव मेरे बड़े भाई की तरह रहे और वो सामाजिक रूप से मैंने उनका और राजनीतिक रूप से उनके जीवन में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको राजनीति में खड़ा करने का, राजनीति में स्थापित करने का और राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ाने में मेरा एक अहम रोल रहा। और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मैं उनको कंधे से कंधा मिला के लड़ता रहा। और मुंडावर के अंदर हमने 2000, 2003, 2008, 2013 तक हमने 4 इलेक्शन आपस में उनके साथ रह के लड़ा और पूरा काम मैं उनका देखता रहा था। 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देने का मन बनाया और मुझे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का मैसेज आया, रात को उनका फ़ोन आया, कांग्रेचुलेसन आपको टिकट दी जा रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ से दे रहे हैं? तो किशनगढ़ से या बहरोड से? कहा कि नहीं, मुंडावर से। तो मैंने कुछ समय, छोटी दिवाली का दिन था, मैं रात का टाइम था, 11:30 बज रहे थे।
तो मैं कुछ असमंजस में रहा। मैंने कहा कि सर वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनका टिकट काट कर मत दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, वो भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो भी आपका मदद करेंगे। फिर हमारी लंबी बातचीत के बाद तय हुआ, अच्छा आप उनसे जाकर बात कर लो, वो आपका नाम रिकमेंड कर देंगे, तब लड़ लेंगे। मैंने कहा हाँ सर, मैं लड़ लूँगा। मैं सुबह-सुबह, मेरे एक साथी हैं चंद्रभान गुर्जर, मैं उनको साथ लेकर उनके घर गया गुड़गाँव के अंदर। वो बड़े खुश हुए देखकर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट, बोल नहीं सकते थे, उनको कैंसर था, आवाज़ उनकी जा चुकी थी, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो मैंने कहा कि सर पार्टी ने तय किया है कि आपका टिकट नहीं हो रहा, तो आप मैडम को या बेटे-बेटी का दे दो। तो वो कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने, बोल नहीं सकते तो लिख कर कहा कि नहीं, मैं किसी का नाम नहीं दूँगा। मुझे दुःख हुआ। हालाँकि सीधा मैंने नाम उनका नहीं लिया था, मेरा नहीं लिया था, लेकिन मैं उम्मीद करता था कि वो, मैं 20 साल से उनका कंधे से कंधा, आप अपनी नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये मेरा नाम लिख के देंगे कि ओके अजीत भाई डन। वो ऐसा अजीत भाई बोलते थे, ओके अजीत भाई डन। लेकिन वो पर्ची में उन्होंने लिख के दिया कि मैं किसी का नाम नहीं। तो मुझे उस समय 20 साल के हमारे रिश्तों पर पहली बार मुझे झटका लगा। मैं स्तब्ध रह गया। जो आदमी इस स्थिति में है, आज मुझे चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आदमी इस स्थिति में बोल नहीं सकते, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और फिर भी वो लालच में भरे हुए हैं, तो मैं शॉक्ड था उस समय। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप, मैंने कहा ठीक हो जाइए, अपन फिर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आपके नेतृत्व में काम करेंगे। तो उन्होंने फिर दोबारा भी लिख के कहा कि नहीं। तो फिर मैं स्तब्ध रह गया। तो मैंने भंवर साहब से मना कर दिया कि साहब, उन्होंने लिख के मेरा नाम मेरे लिए नहीं लिख के दिया, मैं उनको क्रॉस करके उनकी कोस्ट पर मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहूँगा। तो मैं उनसे मना करके, दिल्ली के अंदर स्टेडियम था, नेहरू स्टेडियम, उसमें मैं मना करके आ गया। भंवर साहब ने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं कह दिया कि सॉरी सर, आप जो फैसला करें पार्टी तय करे। उसके बाद उनका बार-बार फ़ोन आया। मेरा मन नहीं था, तो उनके मेजर साहब का। मेजर साहब का, बोल नहीं सकते थे, परिवार के लोगों के द्वारा फ़ोन आया। फिर डीजी साहब उनके समधी थे, अजीत सिंह जी भाटोटिया साहब, हरियाणा के, उनका एक बहुत मार्मिक फ़ोन मेरे पास आया। तो मैंने कहा कि आपका चुनाव नहीं है, आप जीत नहीं पाओगे। फिर भी उन्होंने कहा कि आप सँभालो आकर। तो मैं सँभाला और उसके बाद में निरंतर हमारी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन मेरी नाराज़गी उनसे उस समय इन मुद्दों पर थी, लेकिन मैंने ईमानदारी से सहयोग किया। वो चुनाव उनका निकला नहीं। अंतिम समय जो मुझे बाय-बाय चुनाव काउंटिंग में बैठा था, उनका चुनाव धीरे-धीरे हाथ से निकल रहा था, तो वो हाथ हिलाकर मुझसे बाय-बाय करके गए। वो सीन आज भी मेरी आँखों के सामने है। उसके बाद में बहुत सीरियस बीमार हो गए थे और उनके निरंतर फ़ोन आ रहे थे। नए साल पे भी मुझे मुबारकबाद के लिए बहुत लंबी साँस खींचकर उनका फ़ोन आया, लेकिन मेरे मन में तब भाव उनके प्रति ज़्यादा रह नहीं पा रहा था। मेरे अंदर कष्ट पीड़ा थी कि मैं ऑनेस्टली उनका साथ दिया, तो उनको मेरा देना चाहिए था, ऐसा मैं अनुभव महसूस करता था। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मुझे याद किया, तो आज मैं महसूस करता हूँ वो दुःख मेरे साथ हमेशा रहेगा। कि वो जब अंतिम समय में थे, तो उन्होंने बहुत याद किया। एक बार मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। उनके दामाद का फ़ोन मेरे पास आया कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप आ जाओ। मैं जयपुर में पायलट साहब की सभा में था। मैं तुरंत वहाँ से आया, मैंने वाइफ़ से कहा कि मेजर साहब की स्थिति ठीक नहीं है, अपने को मिल के आना चाहिए। लेकिन सुबह हम तैयार होके निकलने वाले थे, तो डीजी साहब का फ़ोन आ गया, वो रहे नहीं। तो इस चीज़ का मुझे हमेशा दुःख रहेगा, अगर मैं अंतिम समय भी उनसे मिल नहीं पाया। ये दुःख मुझे हमेशा-हमेशा सालता रहेगा। वो जो दोस्ती थी, वो एक मुलाकात को तरसती रह गई। हाँ, मैं कहूँगा वो दोस्ती और भाई की तरह थे। हम सगे तो नहीं थे, लेकिन सगों से कम नहीं थे और मैंने उन रिश्तों का पूरा ईमानदारी के साथ निभाया। और लेकिन ये दुःख हमेशा रहेगा कि अंतिम मुलाकात हमारी वो सजीव रूप में नहीं हो सकी। उनकी डेड बॉडी आई, उनका अंतिम संस्कार भी मैंने यहाँ पर ज़िद करके करवाया। उनके परिवार के लोग तो गुड़गाँव करना चाहते थे। डीजी साहब के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करके यहीं बुलाया, लेकिन वो दुःख हमेशा ताज़िंदगी रहेगा। हमारी बहुत अच्छी मित्रता रही थी, बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे, अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी थी और हम एक टीम के रूप में मुडावर में बहुत कुछ काम करते थे। ऑनेस्टली मुडावर के विकास में हम दोनों ने बहुत काम किया। क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन-सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कम से कम अलवर जिले में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहेगा? इस बीच एक बात और बता देता हूँ कि अलवर जिले का इतिहास रहा है कि जो भी मंत्री चुनाव लड़ा है, चाहे वो बीजेपी से रहा हो, चाहे वो कांग्रेस से, हमेशा चुनाव हारे हैं, कभी जीत नहीं पाए। क्या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं?
देखो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री हैं रंधावा साहब, उनकी तरफ से संकेत हैं और बार-बार ये संदेश आ रहा है, लगभग 70 लोगों की टिकट हम काटने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर उसमें से अलवर में भी कुछ नया नेतृत्व दिया, नए लोगों को टिकट दिया, तो हम 11 के अंदर से 8 सीट तो 9 सीट पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे, अगर कुछ परिवर्तन हुए तो। और